हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मैरिटल रेप के बारे में। मैरिटल रेप एक ऐसा रेप है जो अभी भारत में अपराध नहीं है। ये कौन सा रेप है? मैरिटल का मतलब वैवाहिक, रेप का मतलब बलात्कार। यानी विवाह संबंधों में जब पति अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करता है, जबरदस्ती करता है, तो उसे कहा जाता है वैवाहिक बलात्कार, उसे मैरिटल रेप कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ रिट्स दायर हुई हैं जिनमें यह मांग की गई है कि रेप इज रेप। देखिए, लिखा हुआ मैरिटल रेप इज रेप, मैरिटल रेप इज रेप, इस तरह के स्लोगन्स हैं कि वैवाहिक बलात्कार भी बलात्कार है। और यह कह के यह मांग की गई है कि इसे भी उसी प्रकार से अपराध घोषित किया जाए और दंडनीय बनाया जाए जैसे किसी पुरुष द्वारा किसी गैर पत्नी के साथ बलात्कार किया जाना अपराध है और दंडनीय है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट के आधार पर केंद्र सरकार से कहा है कि वो अपना विचार प्रस्तुत करे, यानी संसद का विचार प्रस्तुत करे। सरकार भी क्या करेगी? जो विचार देगी फिर वही संसद के जरिए आएगा बाद में, अगर कानून बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा कि इस पर आप अपना विचार दीजिए। इस पर भारत की सरकार ने कहा है, डोंट क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार को अपराध मत बनाइए। ठीक है? कौन कह रहा है? गवर्नमेंट। इन सुप्रीम कोर्ट सेंटर डिफेंस मैरिटल रेप एक्सेप्शन, यानी रेप जो अपराध है अगर वही पति द्वारा किया जाता है तो अपराध नहीं है, यानी रेप के अपराध का एक अपवाद है। क्या? जबकि किसी पत्नी के साथ उसका पति ही रेप करे तो अपवाद है, वो अपराध नहीं है। तो भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस अपवाद का बचाव किया है। यानी भारत सरकार कह रही है कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं बनाया जाना उचित है। मैं इस संदर्भ में लंबी चर्चा आपसे करने वाला हूं। सबसे पहले तो यह बताइए, आप अपना विचार दीजिए कमेंट के माध्यम से कि क्या पति द्वारा पत्नी से किए गए बलात्कार को उसी प्रकार से अपराध मान लिया जाना चाहिए जैसे कोई पुरुष किसी गैर पत्नी के साथ, किसी अन्य महिला के साथ बलात्कार करने पर अपराधी और दोषी माना जाता है, जेल भेजा जाता है? क्या इसे माना जाना चाहिए? आप पूछेंगे कि क्या करना बलात्कार की कोर्ट में आता है, यह जानना जरूरी है। तो इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी एक सामान्य मनोभाव से, एक आम जनता के नाते आप सब अपना विचार दीजिए कि क्या पति द्वारा बलात्कार करने पर उसे भी जेल भेजना चाहिए, उसे भी जेल में रख दिया जाना चाहिए? इससे क्या वैवाहिक संबंध चलेंगे? क्या पत्नियां पति की इच्छा अनुसार यौन क्रिया में शामिल होती हैं? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, पूरे दुनिया का इतिहास है बहुपत्नी विवाह का, यानी एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियां रखता था। पूरी दुनिया में अपवाद रूप में कोई एक दो महिलाएं मिलेंगी जो एक से अधिक पति रख रही थी, और वो भी उन्होंने खुद नहीं रखा था। कहीं ऐसी कोई घटना घट गई कि उनको मान्यता मिल गई। आज भी जैसे तमाम आदिवासी इलाकों में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जहां एक ही लड़की की शादी कई भाइयों से होती है, वहां उस लड़की को विकल्प नहीं कि कई भाइयों को अपना पति बना ले, वो परंपरा बना दी गई है, इस नाते उसकी व्यवस्था है। यानी मैं इशारा कर रहा हूं कि क्या पत्नी स्वयं इच्छा से पति के पास संबंध बनाने के लिए इतना तैयार होगी कि पति को बलात्कार की जरूरत न पड़े? या क्या पति को अगर पत्नी के साथ बलात्कार को बंद कर दिया जाएगा तो वो बाहर कहीं बलात्कार करने लगेगा, ऐसा जोखिम आएगा? या क्या कि पति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संयमित जीवन जीना चाहिए, उसके अंदर इतनी इच्छा क्यों बन रही है, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए? या ऐसा होता है कि पति पत्नी के मध्य जिसको कोई बाहर से बलात्कार कह सकता है, वो थोड़ी देर तक बलात्कार है, बाद में पत्नी की इच्छा जागृत हो गई और वो सामान्य यौनाचार है जिससे उनके मध्य संबंध और गहरा हो जाता है।
पति पत्नी के मध्य बलात्कार वे भी हैं जहां पत्नी अपने पति को बिल्कुल देखना नहीं चाहती, पसंद नहीं करती, उसकी हरकतों से परेशान है, उसकी शक्ल सूरत से परेशान है, या कि पत्नी का कहीं और मन लग गया है, या कि पति उसे अन्यथा अपमानित करता है, इस नाते पत्नी का आकर्षण जो पति के प्रति है खत्म हो गया है, इसलिए अब कभी भी संबंध बनेगा तो बलात्कार है। ये बहुत जटिल पहेली है। एक सवाल मैं और भी आपके लिए छोड़ता हूं, वो ये कि क्या पति द्वारा अगर पत्नी से बलात्कार किया गया और इसे अपराध मान लिए जाने पर जब पति को जेल में ही जाना है 20 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, यानी सजा कितनी है उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन वर्तमान में सजाएं तो यही हैं। तो इससे अच्छा क्यों न ये माना जाए कि पत्नी को तलाक का अधिकार दे दिया जाए और वो तलाक लेकर कहीं अलग हट जाए, क्योंकि पति को जेल में भेजने से क्या मिलेगा। तो क्यों नहीं इसको सिविल आधार माना जाए। क्यों? क्योंकि कोई गैर पुरुष अगर किसी महिला से बलात्कार कर रहा है तो यहां न केवल उसके मन और शरीर को पीड़ा पहुंचा रहा है, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचाता है। और हमारा समाज जो बलात्कार को अपराध मानता है उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रतिष्ठा की क्षति हो गई, इज्जत चली गई। आज भी बलात्कार का एक दूसरा नाम है इज्जत लूट लिया। क्या पति द्वारा अगर पत्नी के साथ जबरदस्ती यौनाचार किया जाएगा तो उसे इज्जत लूटना कहा जा सकता है, कहा जाता है? कदापि नहीं, क्योंकि पति पत्नी के मध्य जो कुछ भी होता है उसको समाज की मान्यता होती है। तो क्या पति द्वारा किया जाने वाला बलात्कार किसी गैर पुरुष द्वारा किसी महिला से किए जाने वाले बलात्कार के बराबर कर दिया जाना चाहिए? इन तमाम विषयों पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए दीजिए। मैं अगले वीडियो में इस पर विधिवत चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि बलात्कार में क्या आता है, कौन कौन सी क्रियाएं बलात्कार मानी जा रही हैं वर्तमान कानून में। पहले कानून क्या था, निर्भया केस के बाद यानी 2012-13 में जो घटना घटी है, कानून बदला है, उसके बाद रेप का कानून क्या हो गया है। इसी बहाने मैं एक और विषय पर चर्चा करने वाला हूं कि जब से नया कानून बन गया रेप लॉ का, 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था दिसंबर में, 16 दिसंबर की रात को, उसके बाद जो दिल्ली में हाहाकार मचा था एकदम सरकार के खिलाफ, और उसके बाद आनन फानन में रेप लॉ में और सेक्सुअल ऑफेंसेज में बदलाव कर दिया गया था, क्या उसके बाद रेप की घटनाएं कम हुई हैं? क्या उसके बाद रेप के साथ साथ अब लड़कियों की हत्याएं आम हो गई? मेरे जैसे व्यक्ति ने 2013, 14, 15 में लगातार कार्यक्रम करके यह कहा है कि जिस तरह से कानून में बदलाव हुआ है उसके दो दुष्परिणाम निकलेंगे कि एक तो अब लड़कियों के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्याएं भी हो जाएंगी, क्योंकि बलात्कार का दंड हत्या के दंड के बराबर या उससे कठिन कर दिया गया, उससे बहुत कठिन कर दिया गया। हम लोग अदालतों में देख रहे हैं हत्या के अभियुक्तों को जमानत मिल जाती है, लेकिन बलात्कार का अगर आरोप लग गया है तो जमानत मुश्किल है, असंभव जैसी है। तो जब हत्या और बलात्कार दोनों के दंड और प्रभाव बराबर हो गए तो जो बलात्कार कर रहा है, यदि वास्तव में वो बलात्कार कर रहा है, स्त्री उसके नियंत्रण में है, तो हत्या भी कर देगा ताकि सबूत न मिले, क्योंकि जहां स्त्री की हत्या हो जाती है वहां सबूत जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां वो जीवित होती है वहां वो स्वयं अदालत में आकर बयान दे देती है, पहचान जाती है अभियुक्त को। तो मैंने एक दुष्परिणाम की तरफ आगाह किया था कि जब आप रेप लॉ को बहुत कठिन बना दे रहे हैं, बहुत जटिल बना दे रहे हैं, तब रेप जो वास्तव में होगा उसके साथ साथ 90% अवसरों पर हत्या भी हो ही जाएगी महिला की। उसके साथ साथ रेपिस्ट जो है हत्या भी कर ही देगा। एक मैंने ये आशंका जताई थी। दूसरी मैंने ये आशंका जताई थी कि जब रेप में छोटी छोटी क्रियाकलापों को, जैसे महिला को खींचना या 18 वर्ष तक की आयु की लड़की की सहमति से भी उसके साथ सहचार्य करना अब रेप हो गया है, तो ऐसे में रेप के झूठे केस लिखवाना बहुत आसान हो जाएगा। वर्तमान में कोई लड़की किसी पर कितना भी झूठा केस लगा दे, उसके बारे में कोई जान ही नहीं पाएगा कि लड़की कौन है। इतना उसको नाम छुपाने, अपनी पहचान छुपाने का हक दे दिया गया है, जबकि जिस व्यक्ति पर आरोप लगेगा तत्काल अखबार में नाम सही छप जाता है। तो इस नाते मैंने दूसरी आशंका ये जताई थी कि इस कानून के चलते रेप कानून का दुरुपयोग होगा, यानी झूठे केस लिखाने के रूप में इसका दुरुपयोग होगा। और इस समय अगर आप देखते होंगे जिन 3 कानूनों का सर्वाधिक दुरुपयोग माना जा रहा है, उनमें से एक है दहेज, दूसरा SC/ST एक्ट
और तीसरा यौन अपराध की शिकायतें। ये सच्चे अपराध की शिकायतें तो अदालत तक आ नहीं रही हैं, क्योंकि जिसके साथ सच में दहेज का उत्पीड़न हो रहा है, जिस दलित व्यक्ति के साथ, SC ST के साथ सच में उत्पीड़न हो रहा है, और जिस महिला के साथ सच में अपराध हो रहा है, उसकी तो शिकायत थाने पर लिखी ही नहीं जा रही है। लेकिन जो झूठा लिखवाना चाहता है वो इतना सामर्थ्यवान अपने को होता है कि वो हर जगह सारे मंचों पर चला जाता है और वो इस तरह से अपराध की झूठी शिकायत लिखा देता है। इसका दुष्परिणाम क्या निकल रहा है? आजकल आए दिन यौन उत्पीड़न का झूठा केस लिखाने के नाम पर लोगों से वसूली की जा रही है। इसका दूसरा परिणाम हो रहा है कि पुरुषों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। इसका दूसरा परिणाम ये हो रहा है कि जहां पत्नी अपने पति के साथ तो नहीं रह रही है, कुछ ऐसी महिलाएं हो सकती हैं, वहीं वो रेप लॉ का दुरुपयोग करके अपने लिए साधन जुटा ले रही है। यानी जहां अपना घर उसने खराब किया, वहीं दूसरे का घर भी खराब कर दिया। इन कानूनों का अतार्किक तरीके से लिखा जाना इस रूप में परिणत हो रहा है, ऐसी आशंका मैंने 2013-14 में जता दी थी। आप विचार दीजिएगा कि क्या मेरी वे आशंकाएं जो नए कानून को लेकर थीं, वही नया कानून जस का तसब जो नया क्रिमिनल लॉ लिखा गया उसमें लिख लिया गया है। तो क्या मेरी वे आशंकाएं सही साबित हो गई, दुर्भाग्यवश सही साबित हो गई? आप इस पर विचार दीजिएगा। मैं मैरिटल रेप यानी वैवाहिक रेप पर अगर इसे अपराध बनाया जाएगा तो क्या क्या परिणाम निकलेगा और खुद मेरे विचार क्या हैं, इसको मैं अगली वीडियो में आपसे साझा करूंगा। दोस्तों, भारत में सबके पास भारत के संविधान का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए उस ज्ञान के लिए संविधान पर लिखी पुस्तक जरूरी है, स्रोत जरूरी है। भारत के संविधान पर मैंने ये पुस्तक अपने सरल शब्दों में लिखी है। जो मूल संविधान है उसको समझना बहुत कठिन है, आम आदमी के लिए छोड़िए, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको समझना मुश्किल होता है। तो ये मैंने सरल भाषा में करके किताब लिखी है, जिसे आप दिए गए नंबर पर बात करके मंगा सकते हैं। और बात क्या करना, व्हाट्सएप करिए। इस एक किताब की कीमत 300 रुपये है, जिसमें पोस्टल खर्च भी जोड़ा गया है, यानी 300 रुपये में आपके घर तक की किताब चली जाएगी। अगर कोई 3 किताब मंगाना चाहता है तो 900 की जगह 750 उससे लिया जाता है। और यदि कोई 20 किताब मंगाना चाहता है, पूरे गांव के लोगों से एक बार में जुटा लीजिए और एक बार में ऑर्डर कर दीजिए। तो अगर कोई 20 किताब लेना चाहता है तो उसे प्रति किताब 200 रुपये में दे दिया जाएगा, यानी हर किताब पर 100 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो जहां 6000 की किताब होगी वहां 4000 रुपये में ही ये किताब आप तक भेज दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तब डाक खर्च हमारा कम हो जाएगा। तो भारत के संविधान पर लिखी मेरी इस पुस्तक को आप सब मंगाइए, पढ़िए, बच्चों को ज्ञानी बनाइए। संविधान का ज्ञान होगा तभी हम लोकतंत्र को समझेंगे। अभी हमारी जनता को नेताओं ने यही समझाया है कि संविधान माने आरक्षण, चाहे उसका समर्थन करो, तुम्हारे हक में है तो, और तुम्हारे हक में नहीं है तो विरोध करो। जबकि संविधान में आरक्षण बहुत छोटी सी व्यवस्था है। संविधान में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं कि अगर उनमें से कोई 2-4 कमजोर कर दी गई तो आरक्षण किताब में लिखा रहेगा लेकिन न मिलेगा, न इसके विरोध का कोई औचित्य रह जाएगा, क्योंकि नौकरी ही नहीं रहेगी। तो इसलिए संविधान को पूरा समझिए। महत्वपूर्ण प्रावधानों को मैंने यहाँ लिखा है। अगर आप उचित समझें तो किताब को मंगवा लीजिए, घर में रखिए, पढ़िए, समझ में ना आए तो मुझसे बात करिए। जय संविधान।